Co-powered by Techno. संविधान सम्मान दिवस यानी संविधान का सम्मान हो, इसके लिए एक कोशिश हो, जागरण हो। ऐसा मंच और इलाका अमरोहा का, और माइक पर महबूब अली, समाजवादी पार्टी के ताकतवर नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान के बाद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे, कई दफा मंत्री रहे, कई दफा विधायक। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब 2027 में भाजपा चली जाएगी, योगी का शासन खत्म हो जाएगा। बोले कैसे? बोले क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है ना। मुसलमान बढ़ेंगे तो इसका फलितार्थ महबूब अली के शब्दों में ये कि सपा फिर से सरकार में आएगी, भाजपा जाएगी। और ये कब कहा जा रहा है माइक से? जब आपने पोस्टर लगा रखा पीछे संविधान सम्मान दिवस। क्या भारत के संविधान में किसी सरकार के आने और जाने के पीछे मुसलमानों की आबादी बढ़ना, यह घटना बताया जा सकता है? इससे गंदे तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करने की और कोई कोशिश हो सकती है क्या? कि संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? फिर इस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और अमरोहा का इलाका मालूम कौन सा है? ये वो इलाका है जिस इलाके ने हिंदुस्तान में जिन्ना के अलग पाकिस्तान वाले प्रस्ताव को, विचार को सबसे पहले भारत में सबसे मुखर समर्थन दिया था। वो जिला था अमरोहा, वो इलाका। वहां से महबूब अली हैं। मसला ये नहीं कि समाजवादी पार्टी इस महबूब अली के इस वक्तव्य को उनका निजी विचार बना खारिज करती है या अपना विचार बताती है, वो विषय महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये कि जो आदमी कई दफा विधायक रहा, मंत्री रहा, उसके जहन में ये बात इस कदर बैठी हुई है कि मुसलमान बढ़ेंगे तो भाजपा को भगा देंगे। और उस इलाके में भी जो भी लोग महबूब अली को सुनने आए होंगे, क्या उनके जहन में भी यही बात बैठी हुई है? सपा इसका खंडन करे, मंडन करे, छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात है ऐसी जहनियत, ऐसी सोच विचार में कैसे है किसी भारत के किसी भूभाग में। ये खतरे की घंटी है। अभी आप कह रहे हो कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है इसलिए भाजपा की सरकार चली जाएगी, सपा की आ जाएगी, और जब थोड़ी और बढ़ जाएगी तब आप कहेंगे क्या? ये कहेंगे कि शरिया के हिसाब से अमरोहा चलेगा या उत्तर प्रदेश चलेगा? क्योंकि इसका अगला चरण तो यही है। मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, महबूब अली की थ्योरी से देखें तब तो फिर यही बात होती कि अब शरिया लागू करो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संस्थाओं पर भरोसा नहीं, तो क्या करो? बोले अब शरिया लागू करो, अब शरिया कानून से देश चलेगा या इलाका चलेगा, प्रदेश चलेगा। ये भाव है, ये भाव खतरनाक है भारत के लिए। इसको आप सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, फलान ढिकान, इनका किसी भी तंबू से इसको ढक नहीं सकते, इस सोच को नहीं। जैसे स्टालिन ने अपने बेटे, खुद चीफ मिनिस्टर, अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। जब तक बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता तब तक तमिलनाडु में की जो डीएमके पार्टी है वो कहती थी देश में लोकतंत्र खतरे में है।
अब लड़का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया तो लोकतंत्र मजबूत हो गया। वैसे ही महबूब अली का चिंतन है। ये एक व्यक्ति का चिंतन नहीं, ये एक धारा का चिंतन है, और वो चिंतन भारत के लिए चेतावनी है। इस चेतावनी को सुनना होगा, गुनना होगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। सुना आपने समाजवादी पार्टी के अमरोहा वाले विधायक महबूब अली के ये अरमान और प्लान हैं, जो 2027 के लिए जोर मार रहे हैं। अब अखिलेश यादव भले ही पीडीए के जरिए योगी सरकार को सत्ता से रोकने का समीकरण बना रहे हैं, वहीं उनके विधायक महबूब अली ने मुस्लिम फॉर्मूला खोज निकाला है। महबूब अली की माने तो बढ़ रहे मुसलमान, इसलिए योगी जाएंगे, अखिलेश आएंगे। लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, दरअसल बिजनौर में सपा के संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूब अली ने ये अजब गजब भविष्यवाणी कर दी। मुस्लिमों के आंकड़ों के अलावा मुगलों तक जा पहुंचे महबूब अली, कह दिया कि 800 साल राज करने वाले मुगल नहीं रहे तो फिर ये कैसे रहेंगे, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा बीजेपी के आंगन तक भी जा पहुंची। महबूब अली के बयान पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने महबूब अली के जरिए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। अब उनके चरित्र को समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर विभाजन करके, धार्मिक टकराव पैदा करके और एक जाति और एक विशेष धर्म की बात की राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश की में नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार के तत्वों को पहचान गई है। देखिए, जब वो माननीय विधायक जी हैं, और विधायक जी गुलामगिरी बहुत अच्छा करते हैं, लंबे समय से विधायक हैं, अपनी पार्टी में पार्टी सत्ता में आती है तो 20% वोट मुसलमान देता है, 9% यादव। कभी मुख्यमंत्री बनने की बात अखिलेश जी के सामने नहीं कर सकते। जिस दिन करेंगे उस दिन उनको पटिये से निकाल देंगे। अगर हिम्मत है तो हक के लिए लड़ो, हिम्मत है तो अपनी कौम के लिए लड़ो। वोट दिलाने के ठेकेदार बने हो खाली आप लोग। क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से पूछते हो कि बताओ मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री कब बनेगा? वोट तो देते हो, सरकार बनाते हो, उनसे पूछो। बहरहाल बढ़ती आबादी सियासी गलियारों में पहले ही एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे में सियासी लाभ खोज रहे महबूब अली के बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यही है कि पीडीए के बजाय अब महबूब अली के प्लान से रोकेगी सपा योगी का रथ। महबूब अली का बयान, आखिर क्या है प्लान? महबूब अली का बयान ये व्यक्ति का बयान नहीं, एक विचारधारा का बयान है, इसलिए खतरनाक है। वरना महबूब अली तो आते जाते रहते हैं।
मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मौलाना शहाबुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। शहाबुद्दीन साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु। माँ यति चेतनानंद का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। ओपी सिंह साहब हैं, भाजपा के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत। शहाबुद्दीन साहब, संविधान सम्मान दिवस, संविधान का सम्मान इस रास्ते से होगा कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, भाजपा को हटा देंगे, सपा को लाएंगे? ये संविधान की धारणा है। और अगर ये महबूब अली जो बात कह रहे हैं इसका काउंटर होने लगा देश में, तो स्थिति क्या पैदा हो जाएगी मौलाना साहब? ये देखिए, महबूब अली साहब ऐसे शहर से चुन करके आते हैं जो बड़ा बेदार मग़ज़ और पढ़ा लिखा शहर है, और मैं भी वहाँ जलसे वगैरह में जाता आता रहता हूँ। और महबूब अली साहब को मैं बहुत खूब से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, और वहाँ लोग उनकी तारीफ करते हैं। मैं अक्सर जलसों में गया हूँ तो लोगों ने बताया कि वो अच्छा काम करते हैं। मगर उन्होंने जो ये बयान दिया है, जिस पस मंज़र में दिया है, तो ये पस मंज़र मुनासिब नहीं था, ये बयान उनका मुनासिब नहीं है। क्योंकि एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरे संविधान के नज़रिए के खिलाफ बयान देते हैं। तो इस तरह का बयान देना और इतने कद्दावर लीडर के जुबान से शोभा नहीं देता है, और सरासर संविधान के उसूलों और ज़ाब्तों के खिलाफ है। और जहाँ तक कि 27 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अभी काफ़ी दूर की बात है, और ये तय करना आवाम का काम है। आवाम तय करती है, हम और आप जो है नहीं तय कर पाते हैं। जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो चला जाएगा। आवाम तो खुद ब खुद जो है वो फैसला कर देती है, और उसी के हक में छोड़ना चाहिए। हम नहीं तय कर सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और जहाँ तक ये उन्होंने नारा दिया है बढ़ती आबादी का, कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, और हम अगली 2027 में हम गवर्नमेंट बना लेंगे, ये समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी, ये भी उनका नजरिया गलत है, और ये सोचना उनका गलत है। उनको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। इससे जो है दूसरे जो लोग हैं उनको मौका मिलता है बातें कहने का और एतराज करने का, आपत्ति करने का। इसलिए बहुत सोच समझ के बात कहना चाहिए। सियासी पस मंजर हो, सियासी शहाबुद्दीन साहब, एक छोटा सवाल। शहाबुद्दीन साहब, एक मिनट, एक छोटा सवाल है, फिर मैं यतीमा के पास जाऊंगा। मेरी छोटी बुद्धि ये समझ रही है कि अभी चूंकि आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है क्या, इसलिए सरकार बदलेंगे, और जब आबादी बहुत तेजी से दौड़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, तो कहेंगे संविधान भी हटाओ, कोर्ट भी हटाओ, पार्लियामेंट भी हटाओ, अब शरिया चलेगा। नहीं, महबूब अली की जो प्रजाति है, उस सोच के जो लोग हैं भारत में, महबूब अली एक आदमी की बात नहीं कर रहा। वो सोच जो है ना, वो सोच तो अल्टीमेटली शरिया तक जाएगी ना। शहाबुद्दीन साहब, देखिए, इसको शरीयत से मत जोड़िए। शरीयत एक अलग चीज है, संविधान एक अलग चीज है। महबूब अली साहब की बात को शरीयत से बिल्कुल कतन मत जोड़िए, और ये जोड़ने के लायक नहीं है बात। शरीयत एक बड़े मुकद्दस उसूल और ज़ाब्ते का नाम है, और उस पर जो है वो करोड़ों लोग जो है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। ठीक है शहाबुद्दीन साहब, रुकना होगा अभी। मैं यतीमा के पास जाऊँ। मैंने यूं ही सवाल नहीं पूछा, बड़ी गंभीरता से पूछा, और शहाबुद्दीन साहब ने उसको खारिज किया। मैं उससे सहमत नहीं, बहुत अदब के साथ। झारखंड के एक गांव में मुस्लिम आबादी बढ़ गई, मेजॉरिटी में आ गए मुस्लिम। वो लोग खंड विकास अधिकारी के पास गए, बोले यहाँ के जो स्कूल हैं इनमें अब इतवार की छुट्टी बंद करो और शुक्रवार की करना शुरू करो। बोले क्यों? बोले मुसलमान आबादी में बहुसंख्यक हो गए, लो कर लो बात। शहाबुद्दीन साहब, टीवी पर किसी भी बात का खंडन मनन करना सहज है, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, जमीन पर क्या होता है। एक छोटी सी बात कह के यतीमा आपके पास आऊंगा। शहाबुद्दीन साहब, लेबनान आजकल बड़ा चर्चा में है क्या? वहां आतिशबाजी हो रही है। 75 साल पहले पता है लेबनान क्या था? 70 साल पहले क्रिश्चियन स्टेट था, ईसाइयों का शासन था, ईसाइयों की व्यवस्था थी, ईसाई बहुसंख्यक थे क्या, सरसब्ज था। 75 साल किसी मुल्क के कैलेंडर में बहुत ज्यादा नहीं होते। आज 70% मुसलमान है वहां,
और वो एक ही नारा लगा रहे, नाम रहेगा अल्लाह का, शरिया शरिया। शहाबुद्दीन साहब, कहां गए क्रिश्चियन, कहां गए? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। महबूब अली एक आदमी नहीं है, ये विचार खतरनाक। यतीमा, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, ये मसला भाजपा और सपा का भी नहीं, सरकार में कोई रहे कोई आए, हम जिसको तय करेंगे वही सरकार में रहेगा, हमसे मतलब जनता। लेकिन ये सरकार से आगे का गणित है। जहां जहां जिन जिन देशों में मुस्लिम मेजॉरिटी में हुआ, जहां पहले मेजॉरिटी में नहीं था लेकिन बाद में मेजॉरिटी में हुआ, उनकी बात कह रहा हूं, वहां शासन व्यवस्था बदल दी गई। लेबनान का उदाहरण मैंने ताजा दिया। यतीमा, बिल्कुल अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर थोड़ा पीछे चल के देखेंगे तो 22 मई को देवबंद में मौलाना मदनी ने बिल्कुल यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में मुसलमान अब दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और अब अभी शहाबुद्दीन साहब तो उसको नकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि देश में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और अब मुसलमान का समय आ गया है कि वो शरिया पर चले। उसके बाद किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से हिंसा की गई, ये हम सब ने देखा। आज महबूब अली कहते हैं, और ये क्रोनोलॉजी समझिए, सलमान खुर्शीद ने जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भारत में भी ये हो जाना चाहिए, भारत में भी। ये सारा जो सिनेरियो है ये उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है जो ये चाहते हैं कि देश शरिया से चलने लगे, देश का इस्लामीकरण हो जाए। और ये देश के लिए बहुत, मैं तो उसी दिन से, जिस दिन मौलाना मदनी ने देवबंद में खड़े होकर कहा था, उसी दिन से लगातार ये बात कह रही हूँ कि बहुत खतरनाक है। आने वाला देश का जो समय है वो खतरनाक हो जाएगा। जहां जहां जनसंख्या में परिवर्तन हुआ वहां कहीं भी हिंदू सरवाइव नहीं कर पाया, और अन्य कोई कम्युनिटी भी, लेबनान की आप बात कर रहे हैं, अन्य कोई कम्युनिटी भी फिर इस्लाम के आगे सरवाइव नहीं कर पाई। उस देश को, उस जगह को जगह का इस्लामीकरण कर दिया गया, और फिर वहां वही हुआ जो इस्लाम में होता है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए। बांग्लादेश का ताजा उदाहरण हमारे सामने है। इस बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं कि हिंदुओं के प्रति कोई घृणा नहीं थी, लेकिन जिस दिन तख्ता पलट हो गया, सारी हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध की गई, हिंदुओं की बहन बेटियों के बलात्कार किए गए, उनकी हत्याएं की गई और उनके घर जलाए गए, उनके मंदिर तोड़े गए। ये इसका शिकार हिंदू बने। तो हम ये कल्पना कैसे कर लें कि मुसलमान आबादी बढ़ने के बाद भारत सुरक्षित रहेगा? ये संभव नहीं है। मुझे लगता है ये हाइपोथेटिकली थॉट है, और इसका खंडन भी होना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी ठीक। एक और बात कह के अशोक भाई के पास जाऊंगा, फिर ओपी सिंह जी के पास, फिर अब राजनीतिक बहस की ओर चलूंगा। लेकिन एक बात भी तथ्य रहना चाहिए पटल पर। मौलाना साहब, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, कुछ कालखंड पहले अफगानिस्तान में हिंदू शासन था, हिंदू राजा था ना? आज क्या स्थिति है? कौन लोग हैं जो तोप गोला लेके बाजार में घूम रहे हैं, बांधे मुरैठा, हाथ में हंटर लिए? कैसे हो गया ये? कैसे हो गया भाई? मैंने लेबनान का उदाहरण दिया, मैंने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। ये आबादी के प्रति इतना ललक क्यों है? आबादी बढ़ रही, वो लड्डू बांटो, पड़ोस में 10 बच्चे हुए, वो लड्डू बांटो। ये ललक क्यों है? आबादी बढ़ना कोई बहुत अच्छा काम है क्या? आप इसीलिए मंशा पर सवाल खड़ा होता है। आज के दौर में मौलाना साहब, कोई आबादी बढ़ने को छाती ठोके, अच्छा माने, तो हमें शक नहीं होगा उस पर कि इसका मंशा क्या है। मंशा पर सवाल है। ओपी सिंह जी, अरे अशोक यादव जी, संविधान ऐसे बचेगा कि 10 बच्चे हो तो संविधान बचेगा और 2 बच्चे होंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा? मतलब समझ नहीं आ रहा, शरिया लाना चाहते हैं क्या? और आरोप आपका ये रहता है कि भाजपा ने संविधान की मर्यादा को लांछित कर दिया। तो आपके बड़े बूढ़े नेता संविधान बचाने अभी के रास्ता बता रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाए। अशोक जी, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। अच्छा मान लो, एक मिनट रुको, जहां आपके मुसलमान कैंडिडेट नहीं होंगे उनका क्या होगा? अशोक यादव चुनाव लड़ेंगे तब क्या होगा? क्योंकि जहां मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो अशोक यादव को भी हटा देंगे। वो कहेंगे यादव भी क्यों रहे? नहीं,
अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि इस तरह का जो बयान उनका आया है उसका पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी की लाइन हमारी दूसरी है। हमारी लाइन जो है पार्टी को या हमारे जो उत्तर प्रदेश को अच्छी पुलिसिंग देना, अच्छी एम्बुलेंस सेवा देना, अच्छी सड़कें देना, लैपटॉप देना और पीडीए के आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, रूपरेखा है। और ये इस तरह के देखिए नेता लोगों को कभी कभी व्यक्तिगत बयान आ जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी से इस बयान का कोई सरोकार नहीं है, दूर दूर तक नहीं। ये बात स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं। और दूसरी बात देखिए, अगर इस तरह की बयानात की बात किया जाए तो उनका बयान जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उनका जो एक पार्ट है उस पार्ट का तो हमसे नहीं कोई सरोकार है, लेकिन इसके आगे जो उन्होंने कहा कि 2027 तक योगी सरकार को हटना है, ये बात पूरी जनता जान रही कि 2027 तक जिस तरह से योगी सरकार से पीड़ित किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, पीडीए है और जातिवाद से जो उनके प्रशासन में झलक रहा है, ये सब सारी चीजों से, और जो उनकी जवानी जंग है, जो उनके नेताओं के भी, संगीत सोम जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने अधिकारियों को क्या क्या बोला, उसके बाद इंडोर्स कर रहे हैं मंच से, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ज्यादातर भगवान जो है क्षत्रिय माँ के कोख से पैदा हुए। अब बताइए, अपने प्रशासन में तो जातिवाद किए हैं योगी सरकार, योगी जी प्रदेश में जातिवाद कर रहे हैं, नौकरियों में जातिवाद कर रहे हैं, हर जगह जातिवाद कर रहे हैं। अभी भगवान बचे थे क्या जातिवाद करने के लिए अमिताभ जी? तो ये सारी चीजें देखिए, इस तरह के नेता इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। क्या ये जो संगीत सोम बोले हैं ये पूरी भाजपा की विचारधारा है क्या जो बोल रहे हैं वो? या जो कंगना रनौत बोलती हैं, किसानों को हत्यारा बलात्कारी बताती हैं, क्या ये पूरी भाजपा की विचारधारा है क्या? तो ये सारी चीजें हैं अमिताभ जी। नहीं अशोक जी, एक मिनट रुकना होगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था, मुझे मालूम है कि सपा इसका खंडन कर देगी, कहेगी हमसे लेना देना नहीं, महबूब जाने, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था। मैं फिर वहीं आता हूं, वहीं आके बहस को खड़ा करूंगा। जहां जहां धार्मिक आधार पर आबादी का असंतुलन हुआ, वहां वहां राष्ट्र बदल गया। भाई साहब, अमरोहा क्या बेच रहा है अशोक यादव जी? ये मसला केवल एक इस महबूब का नहीं है। हिंदुस्तान के किसी हिस्से में ऐसी सोच क्यों है? क्यों है कि आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, इसलिए हम सरकार पलट देंगे? ये तर्क तो ठीक नहीं हो सकता। और हमने जहां जहां आबादी बढ़ती देखी, विश्व में नक्शे में वो देश गायब हो गए या उनका चित्र बदल गया। अब लेबनान का मसला कुछ 100-200 साल का नहीं है। वहां भी महबूब अली जैसे लोग थे, बोले आबादी बढ़ाओ, और एक दिन इतनी आबादी बढ़ा दी कि हो गया कांड। क्रिश्चियन जान बचाए घूम रहे थे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की तुलना अफगानिस्तान, लेबनान और पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। हमारा देश बहुत वर्सटाइल देश है, हमारा देश बहुत महान देश है। लेबनान भी भला देश था। आपने किसने कह दिया लेबनान का बवाली था? लेबनान तो तब बवाली हुआ, मौलाना साहब तो जानते हैं, जब वहां आबादी बढ़ गई, जिसकी बात महबूब अली कर रहे हैं। उससे पहले तो वहां क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट था, अच्छा चल रहा था, सरसब्ज था। मिडिल ईस्ट का पेरिस कहते थे उसको। अशोक जी हाँ देखिए, मैं अमिताभ जी वही कह रहा था कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात को आप किसी वर्ग की विचारधारा से या किसी पार्टी की विचारधारा से जो जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचारधारा होती है। हो सकता है वो कुछ बोलना चाह रहे हो, उनके मुंह से कुछ और निकल जाए। मंच पे ऐसा होता है अमिताभ जी, एक नेचुरल बात है। कभी आदमी मंच पे खड़ा होता है तो बोलना कुछ चाहता है, मुंह से कुछ निकल जाता है। इसके बावजूद भी पार्टी का उनके इस बयान से कोई ताल्लुकात नहीं है, न तो उनकी विचारधारा से हमारा कोई ताल्लुकात है। जो बात उन्होंने बोली है, हमारी विचारधारा क्या थी मैंने इसके पहले बता दिया। और जी ठीक है अशोक जी, खतरा यहां नहीं कि महबूब अली ने बोला, और ये भी कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं कि सपा ने अपने को अलग कर लिया, ये सब तो रस्मी चीजें हैं। खतरा ये है कि जब महबूब अली ये बोल रहे थे माइक से, तो उन्मादी भीड़ इंशाअल्लाह का नारा लगा गुलजार कर रही थी। खतरा वहां है मौलाना साहब। सपा आज है कल नहीं रहेगी, भाजपा आज है कल नहीं रहेगी, कांग्रेस आज है कल नहीं रहेगी, है? देश तो रहेगा ना।
अशोक भाई कहने से नहीं काम चलेगा कि नहीं अफगानिस्तान और फलाना लेबनान से भारत का कुछ नहीं। नहीं, लेबनान वाले भी यही कहते थे हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती किसी से। क्या उनको बना दिया ना कबूतर लेबनान को। 75 साल में देश की स्थिति परिस्थिति ही बदल दी। ओपी सिंह जी, आप लोग जाने की तैयारी करिए। महबूब अली ने घोषणा कर दी है कि आबादी इतनी बढ़ा दो, लेकिन अभी मान लो आबादी बढ़ेगी, अच्छा वो पहले बढ़े, क्योंकि अभी जो आबादी बढ़ेगी वो तो 27 में वोट डाल नहीं पाएगी। वो ये कह रहे हैं मतलब पहले से ही कार्यक्रम चालू है बढ़ाने का। आपको इस बात का एहसास है? कुछ खतरा लग रहा है कि आप जाने वाले हैं? आफ्ताब जी, ये महबूब अली का जो बयान दिया है उस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बयान नहीं दिया है, क्योंकि ये लोग जो है इस्लाम की जो सोच है वही समाजवादी पार्टी की सोच है। ये गजवाए हिंद चाहते हैं। ये 800 साल पुराना ख्वाब देख रहे हैं कि 800 साल पहले जो भारत में था वो आबादी बढ़ा करके हम उसको कर लेंगे। ये अशोक यादव बार बार बोल रहे थे। 12:00 पर महबूब अली ने बयान दिया। अगर उनका व्यक्तिगत बयान है तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने अब तक खंडन नहीं किया, और अगर वो व्यक्तिगत बयान नहीं है तो ये जानबूझ करके बुलवाया जा रहा है। और जो बार बार पीडीए की बात करते हैं ना, ये पीडीए की ये बात जो नारा देते धोखा है। ये पीडीए कुछ नहीं है। इनकी सोच केवल जो है मुस्लिम सोच है, तुष्टीकरण सोच है, और उसी सोच के तहत बुलवाया जा रहा। पश्चिम में जो है महबूब अली बोल रहे हैं, पूरब में अफजाल अंसारी सांसद 3 दिन पहले कहा कि अगर एक गाड़ी गांजा कुंभ के मेले में साधु संतों को भेज दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। अब बताइए कि कोई पहली बार हिंदुओं का अपमान हो रहा। आप कहते हो कि हम 20% हैं, तो 20% में आबादी बढ़ जाएगी तो इस देश में प्रदेश में न तो भाजपा की सरकार रहेगी न किसी की रहेगी, वहां गजवाए हिंद की सरकार रहेगी। और अगर 80% ने इसको सोच लिया तब क्या होगा? अगर वो भी ये बात कहे कि हम 80% है तो क्या होगा? आप देश का विकास चाहते हो कि विनाश चाहते हो? 2014 के बाद आज ये जो बोलने लायक हुए हैं, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके पहले कौन सा इनको लाभ मिलता था? केवल भड़काऊ बयान, इनको भड़काना, जहर उगलवाना, और ये सोची समझी रणनीति के तहत है। मैंने पहले ही कहा कि ये आश्चर्यजनक नहीं है, ये बात अब की नहीं है। इसके पहले भी देख लीजिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो क्या क्या बोले। इसके बाद इनके जो पश्चिम के सांसद हैं मुसलमान, वो क्या बोले। ये जो ओवैसी भाईजान वो क्या बोल रहे हैं। ये भाषा ही बदल गई। और तो और अभी जो तकरीर हो रही है उसमें खुलेआम नारा लग रहा है, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अल्लाह करना होगा, जो अल्लाह को नहीं मानेगा तन से धड़ जुदा होगा। मतलब किस तरह के बयान दे रहे हैं? ये भारतवर्ष में क्या चाहते हैं? और ये समाजवादी पार्टी, इसकी यही सोच है। ये एक योजनाबद्ध तरीके से कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर, और किसी ने खंडन नहीं किया। अखिलेश यादव का ट्विटर बंद है भाई, 5 घंटे हो गया। अब ये अशोक यादव बोल रहे हैं, ये जो है समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय लीडर का बयान आया कि ये तो उनका निजी बयान है, ये इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं। ये तो तब भी कहते थे जब लगातार 1 साल तक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को गाली देते थे, रामचरितमानस पर भद्दी भद्दी बातें करते थे, उनकी प्रतियां तब भी कहते थे। डिम्पल यादव बोलती थी नहीं हम भी राम को मानते हैं। ये स्वामी प्रसाद का मौर्य का निजी बयान है। कभी आपने इसको खंडन करते किसी समाजवादी पार्टी के नेता को देखा? और ये 2027 का समाजवादी पार्टी का प्लान यही है, न ईडीए न पीडीए। मुसलमानों को भड़काओ। उधर राहुल गांधी भड़का रहे हैं, इधर ये भड़का रहे हैं। सोच रहे हैं 2027 में इनकी आबादी। अब बताइए, सोचिए, भारत कहते हैं संविधान बचाओ, देश बचाओ, देश ऐसे बचेगा? नारा लगा है संविधान बचाओ और बोल रहे हैं अब आपकी आबादी बढ़ गई। तो एक प्रकार से ये चेतावनी है, ये धमकी है। ये हिंदुओं के लिए भी धमकी है, और भारतीय जनता पार्टी जिनकी योजनाओं का लाभ ले रहे हो, मकान भी ले रहे हो, आप अन्न भी खा रहे हो,
आप उससे आयुष्मान भी ले रहे हो, बिजली भी ले रहे हो, गैस भी ले रहे हो, सारी सुविधाएं भी ले रहे हो, और हम ही को आग दिखाते हो। ये भाजपा को नहीं बोला है। ये आप क्या समझ रहे हैं कि 27 में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो भाजपा चली जाएगी? ये गलत बात है। भाजपा के जाने का तो ये हवा महल जो तुक्का मारे हैं 24 में, ये सोच रहा तुक्का बार बार लग जाएगा, हवा महल बार बार बन जाएगा। अरे भाई एक बार ये सीधे सीधे हिंदुओं को चेतावनी है कि 80% वालों, लेबनान देख लो, बांग्लादेश देख लो, इंग्लैंड देख लो, अमेरिका देख लो, और जहां जहां हमारी शरीयत की कानून चल रही है, हमारी आबादी इतनी तेज बढ़ रही है कि भारत में भी हम इस्लाम लागू करेंगे, शरीयत का कानून लागू करेंगे, और भारत पर हम 800 साल पुराने जो गजवाए हिंद था उसको फिर से लागू करेंगे। ये खतरनाक सोच है, ये भारत के लिए खतरनाक सोच है, ये भारत की राष्ट्रीयता के लिए खतरनाक सोच है। ठीक ओपी सिंह जी। मौलाना साहब, जब मैंने कहा कि शरीयत का मसला, तो आपने कहा नहीं वो बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है। अंग्रेज भारत को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग के कंधे पर हाथ रख दिया, ठीक, जिन्ना के, और भारत बट गया, ठीक, पाकिस्तान बन गया। 200 साल बाद इंग्लैंड में धीरे धीरे पहुंचते रहे वो लोग, और जब अपनी संख्या ठीक हो गई तो उनने वहीं मुनादी कर दी। इंग्लैंड में, लंदन में जो प्रदर्शन होते हैं, उनकी मुख्य मांग मालूम है क्या होती है मौलाना साहब? क्या? शरिया चाहिए, शरिया से चलेंगे। अमरोहा में शरिया नहीं लगेगी, लंदन तक में तो मांग हो रही, फ्रांस तक में तो आगजनी हो गई। किसके लिए आगजनी हुई? शरिया चाहिए। मौलाना साहब आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां पॉपुलेशन मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम मानने वाली हो, और वहां की व्यवस्था, वहां की शासन विधि लोकतंत्र से चल रही हो। जब तक मेजॉरिटी में नहीं तभी तक लोकतंत्र है, और तभी तक पीडीए भी है। उसके बाद पी को भी भगाओ, डी को भी भगाओ। मौलाना साहब ये स्थिति नहीं है क्या? देखिए, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, और आप बहुत मशहूर और वरिष्ठ और दानिश्वर शख्सियत हैं, मगर मैं तकरीबन 7.5 महीने अमेरिका में रहा, हॉलैंड में रहा, इंग्लैंड में रहा, जर्मन में रहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहा, और अरब कंट्रीज़ में रहा, और मैंने मिशन की आला हजरत मिशन सूफीज़म के हवाले से मैंने बड़ा काम किया है, और बड़ा मैंने दौरा किया है फॉरेन कंट्रीज़ का और अंडर कंट्रीज़ का। तो मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुइज्म से इस्लाम का कोई टकराव कभी पूरी तारीख में न रहा है, न आज है। कहीं भी जहां जहां भी अगर टकराव है तो इस्लाम का टकराव ईसाइयों से और यहूदियों से और नसरानियों से, मोर्मन्स, जूइश से है, मगर इस्लाम का टकराव कभी भी हिंदुस्तान के हिंदू हों या बाहर के हिंदू हों, कभी भी हिंदू से इस्लाम का टकराव न रहा और न कभी जंग हुई। पिछले तारीख में आपने पढ़ा होगा, और आज जो हालात देख रहे हैं, कहीं कोई इस तरह की बात महबूब अली जैसे और आजम खान जैसे, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसे, अफजाल अंसारी जैसे लोग अगर कोई बात कहते हैं तो ये पॉलिटिकल लोग हैं। इन पॉलिटिकल लोगों की बातों को शरीयत के पस मंजर में न देखा जाए। ये लोग सियासी लोग हैं और अपनी पार्टी की तर्जमानी करते हैं, पार्टी के हितों की बात करते हैं। इनको कौम के हितों से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई गर्ज नहीं है। आजम खान मुर्गा बना देते हैं वहां पर जब इख्तदार में होते हैं, और शफीकुर रहमान साहब चांटा मार देते हैं, और न जाने कौन क्या 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 लोग कर देते हैं जब इख्तदार में होते हैं, नशा होता है। तो ये लोग जो है पूरा यतीम घर, यतीम खाना जिसको कहते हैं, पुराना शहर जिसको कोना शहर कहते हैं रामपुर में, उसको पूरा उजाड़ देते हैं सत्ता के नशे में। तो ये सियासी लोगों की बात मत करिए। सियासी लोग तो अपने मफाद के लिए कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। इन्हीं लोगों ने मुसलमानों को जज्बाती बना दिया, इन्हीं लोगों ने मुसलमानों के हर घर में नेता पैदा कर दिया, और इन्हीं लोगों ने हर घर में जो है वो झंडा उठाने के लिए, डंडा उठाने के लिए, पता नहीं किसको पदाधिकारी, सचिव, महासचिव, पता नहीं कितने पद जो है पैदा कर दिए।
तो इन लोगों ने मुसलमानों को भड़काने के लिए और जज्बाती बनाने के लिए काम किया है, और ये लोग आज भी इस मुहिम पे काम कर रहे हैं। मगर ये महबूब अली साहब की बात जो है वो हेट स्पीच के दायरे में आती है। ऐसे ही बरेली में एक साध्वी निरंजन जी आई थी, उन्होंने कहा कि हिंदुओं से मैं कहती हूँ वो 8-8, 12-12, 14-14 बच्चे पैदा करें, ये भी हेट स्पीच में आता है। स्वामी उन्नाव के मेंबर पार्लियामेंट वो भी इसी तरीके से बात कानपुर के एक जलसे में कहते हैं, वो भी हेट स्पीच के दायरे में आता है। आजम खान तो अपनी सजा भुगत रहे हैं और वो सुधार घर में हैं, तो वो भी बहुत सारी बातें ऐसी कहते थे जो हेट स्पीच के दायरे में आता है। तो इन सियासी लोगों की बात मत करिए, ये तो बनाने के बजाय बिगाड़ने के काम करते हैं, जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं, मोहब्बत के बजाय नफरत का काम करते हैं। ठीक है मौलाना साहब, मैं मेहतीमा के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले हम तो देखो भविष्य तो हम जानते नहीं, हम तो नजूमी है नहीं, हम इतिहास से ही वर्तमान को भविष्य को समझते हैं। मौलाना साहब बहुत अदब से कहूँगा, आप कहते हो सियासी लोगों की ना सुनो, मैं उससे नाइतफाकी रखते हुए कहता हूँ केवल सियासी लोगों की सुनो भैया। क्या हिंदुस्तान जब बटा था तो किसी मौलाना की सुनी गई थी? नहीं ना, जिन्ना की सुनी गई। वो सिगार पीते थे और सब तरह का गोश्त भी खाते थे, ये तो आपको पता ही है। सारे मौलाना उनकी शरण में गए कि नहीं गए? सारे मौलाना ने कहा कि नहीं जिन्ना ही सबसे बड़े अवतारी हैं मुसलमान के? कहा ना। जिन्ना को नबी किसने बनाया? मौलाना साहब, जिन्ना को तो नबी बना दिया था आप मुसलमानों ने इस देश के। फिर आप कह रहे हो ना आजम की सुनो, ना अफजाल की सुनो, ना मुख्तार की सुनो, ना अतीक की सुनो, ना महबूब की सुनो, ना महबूबा की सुनो। अरे फिर किसकी सुने? किसकी सुने भैया? हम तो दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे ना। यतीमा मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्लाम का भारत में हिंदुत्व से कोई झगड़ा ही नहीं रहा कभी। ये बात उन्होंने कही है तो कुछ सोच के कहा होगा, लेकिन ये बात प्रैक्टिकली तो कहीं पच नहीं रही। यहां तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले लट्ठम लट्ठा देख रहे हैं हम, आज से नहीं, देश विभाजन से नहीं, उससे पहले से ही विभाजन तो बहुत, हम तो कह रहे मतलब मुगलों से भी पहले मौलाना साहब, जब वो एवक टेवक इलजी खिलजी टाइप के जो आए थे बवाली, वो बौद्ध धर्म के लोग थे क्या? वो यहां मंदिर तोड़ने नहीं आए थे, लूडो खेलने आए थे? तब तो मुगल भी नहीं आए थे। हिंदू से तो लड़ाई तभी से शुरू हो गई थी। यतीमा बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए अशोक जी जो बात कह रहे हैं वो उनकी सियासी में इस समय ये वक्तव्य सूट करता है, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि महबूब अली जो कह रहे हैं उस विचारधारा का आने वाले समय में भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या जानते हैं लेकिन सत्ता के लालच में इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। ओपी सिंह साहब ने इसको बहुत डाइल्यूट कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं ये बयानबाजी आती रहती है, ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं, वैसी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये भारत को खत्म करने का विषय है, भारत की संस्कृति पर दोबारा प्रहार करने का मंसूबा है और ये लगातार चला आ रहा है। इसको एक उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा 27 में हटा देंगे। वो अब अपनी आबादी बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे, वो पिछले कई दशकों से अपनी आबादी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर शहाबुद्दीन साहब यहाँ बैठकर पर्दा डाल रहे हैं। कश्मीर खाली कर दिया गया एक रात में, ये तो भारत में ही हुआ ना। हमने यही देखा कि 1991 में एक कॉल हुई और रातों रात लोग अपने घर छोड़कर, अपने आरामगाह को छोड़कर भागकर यहाँ आ गए और आज उन्हें सही से दर्जा भी वो विस्थापित माने जाते हैं, सही से उनको जीवन यापन करने का भी दर्जा उनको प्राप्त नहीं हुआ। ये भारत में ही हुआ ना। सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं, ये तो भारत में ही हुआ ना। अभी ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने कॉल किया और मुंबई में क्या हुजूम इकट्ठा हुआ और किस तरीके के नारे बुलंद किए गए, ये तो भारत में ही हो रहा है ना। और ये हो किसके आधार पर रहा है अमिताभ जी? ये जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर हो रहा है, क्योंकि जहां भी डेमोग्राफिक चेंज होता है वहां डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रहती है।
दुनिया के बहुत सारे देश इस बात का उदाहरण है। ईसाइयों यहूदियों से झगड़ा तो है, लेकिन सनातन संस्कृति, आप ये बताइए कि अयोध्या का मंदिर, अयोध्या पर बाबरी खड़ी कर दी गई, ये भी भारत में ही हुआ। काशी पर मस्जिद बना दी गई, ये भी भारत में ही हुआ। और ये भी मथुरा पर मस्जिद, मथुरा जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है उस पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। ये विवाद नहीं हुए तो ये भी भारत में ही हुआ। और एक बात, 2013 में जब कांड हुआ वहां पर, जो 2 बच्चे हिंदुओं के मारे गए बिटिया को छेड़ने के ऊपर, तो उसके बाद सारी पार्टियों के, उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, सारी पार्टियों के नेता शिव चौक पर मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुए। शायद 30 अगस्त थी या शायद 30 अगस्त थी, 30 अगस्त 2013 का वो दिन था जिस दिन बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि लड़की छेड़ना गलत बात है और ये हत्याएं गलत हुई, इनके अपराधियों को सजा होनी चाहिए। तो ये भारत ही है जहां लगातार भारत को अस्थिर करने के प्रयास करा जा रहा है। ठीक है तिमा। अशोक यादव जी, मुझे एक चीज लग रही है कि अभी तो भाई चूंकि अभी ताकत उतनी नहीं बढ़ी, तो अभी यह है कि भाई योगी को हटा देंगे, भाजपा को हटा देंगे 27 में, लेकिन ताकत तो लगातार बढ़ानी है। ठीक, तो जब ज्यादा ताकत आ जाएगी तो फिर यादव भी क्यों रहे? क्या फिर महबूब अली मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो? क्या फिर शिवपाल यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव क्यों? अशोक यादव भी और दुर्गा यादव भी क्या? फिर रफीक, फुरकान क्यों नहीं? अब महबूब अली मुख्यमंत्री? महबूब अली एक व्यक्ति है, अब जाल अंसारी भी दावा ठोक सकते हैं। बर्क तो रहे नहीं, आजम खान जेल और रेल के बीच में। यह आपको दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है? अभी तो चलो लड़ाई भाजपा से है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा अगर यही चलन चलता रहा कि वो कहेंगे यादव भी हटाओ, हटाओ, क्यों रहेंगे यादव? अशोक जी, हमारी लड़ाई से थी, है और रहेगी। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, और वैचारिक लड़ाई में जिस तरह अभी ओपी सिंह जी ने कहा कि हिंदुओं को धमकी दिया जा रहा है, मैं बड़े विनम्रता से जानना चाह रहा हूं कि 2017 से योगी जी मुख्यमंत्री हैं और लगातार उनकी सरकार से मैसेज आ रहा है, लगातार ऐसा बॉडी लैंग्वेज दिखाया जा रहा है, हे पिछड़ों, हे दलितों, तुम लोग चुनावी हिंदू हो, भाजपा के लिए चुनाव आएगा तुमको हिंदू बना देंगे, सरकार बनने के बाद जब ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, जब नियुक्तियां होगी, तब तुम पिछड़े दलित बन जाओगे, तुम्हारा आरक्षण हम लूटते रहेंगे, तुमको चुनाव में हिंदू बना देंगे, तुम्हें जातिगत आधार पर शोषण तुम्हारा करते रहेंगे, चुनाव आएगा तुम्हें हिंदू बना देंगे। तो ये सवाल तो ये उठता है कि इस प्रदेश के, इस देश के पिछड़े और दलित को भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी हिंदू मानती है, फिर ये किस हिंदू की बात कर रही भाई? और अब बात आज महबूब अली की हो रही है। 2014 में आपको याद होगा अमिताभ जी, उसी महबूबा के साथ सरकार बनाए थे लोग, पीडीपी के साथ। तो अब इनकी विचारधारा किसके साथ कब क्या बदल जाए, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। आपने कहा का नाम लिया, आपको याद होगा 1940 का दशक था, 40 का दशक था, जब आरएसएस और जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, एनडब्ल्यूएफपी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बंगाल में। तो ये तो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि रखने वाली जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उनके साथ इन लोगों का पहले ही गलबैया हो चुका है। तो ये क्या बात करेंगे ऐसी बात? ये भारत की विभाजन की पृष्ठभूमि लिखने वालों के साथ सरकार बना लेते। तो इनकी भाषा में सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना है, न हिंदू है न मुसलमान है, इनका तो सीधा फंड भगवान को भी जातियों। अशोक जी, अभी रुकना होगा। मेरा विषय ये नहीं कि भाजपा ने किसके साथ गठबंधन किया, सपा ने किसके साथ किया, ये विषय नहीं आज। ठीक, सबके साथ करो, वो आपका प्रेरोगेटिव है। मैं समझना चाह रहा हूँ, ये जो आप नया वो लाए हो पीडीए, मुझे बता दो जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हुआ वहां दलित कहां है, पिछड़ा कहां है, बता दो। नहीं ना, अफगानिस्तान में भी हिंदू थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे, वो कहां गए? बांग्लादेश में कहां गए? पाकिस्तान में कहां गए? आकाश ले गया, पाताल ले गया, कहां गए? बताओ ना। आप ये जो बैनर लेके चल रहे हो पीडीए, मौलाना साहब आप भी इस पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। पाकिस्तान के हिंदुओं जिसो दलित थे उनको कौन खा गया? पिछड़ों कौन खा गया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अगर गए कहां?
जब बांग्लादेश बटा था तो वहां 17% था, पाकिस्तान बना था तो वहां 20% था, कहां गए? और अब बताया जा रहा कि नहीं, ये तो हम लोग तो सहअस्तित्व वाले लोग हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। मौलाना साहब, एक उदाहरण मुझे इतिहास से बता दीजिए कि जहां इस्लाम ताकतवर हुआ और उसने फिर सबको साथ लेके चला हो। शो मी द सिंगल एविडेंस। मेरा तर्क फिर वही है, पाकिस्तान का हिंदू कहां गया? अगर कोई बीमारी फैली तो ऐसा तो नहीं केवल हिंदू मरा, मुसलमान ने मरा, वहां कहां गया? थानों में रिपोर्ट नहीं है, कहीं तो गया होगा, या आकाश लील गया? बांग्लादेश। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं है कि नहीं हम आईन से चलेंगे। मुझे उदाहरण बताइए, दुनिया के किस हिस्से में आईन से चले? सीरिया में आईन से चल रहा है? नहीं। पाकिस्तान में आईन से चल रहा है? नहीं। अफगानिस्तान में आईन से चल रहा है? नहीं। जहां देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, महबूब अली रास्ता वही खोज दिखाना चाह रहे हैं। शाहबुद्दीन साहब आ रहे हैं यहाँ पर। ओपी सिंह जी, भारत समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को, दलितों को बांटकर चुनावी लाभ लेना चाहती है, और महबूब अली पर उनका कहना है कि भाई महबूब अली की बात उनके निजी विचार है। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, इतनी देर से डिबेट चल रहा है, अशोक यादव के अंदर हिम्मत नहीं है, वो साहस नहीं है कि एक बार ये कह देते कि महबूब अली का बयान राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र के विकास के लिए बाधक है, मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसका खंडन करता हूं। एक बार भी नहीं कहा, लेके चले गए जम्मू कश्मीर, फिर चले गए कहां चले गए, लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसका खंडन। और करेंगे कैसे जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्विटर अब तक कुछ बोला नहीं, तो ये बेचारे कैसे बोल सकते हैं? इनको तो बस दाएं बाएं चलना है। और जो मौलाना साहब कह रहे थे कि इस्लाम का टकराव कभी हिंदुओं से हुआ नहीं, अरे भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में टकराव की तो बात छोड़िए, आपने बर्बरता की हद कर दिया। कभी हम लोग पढ़ते थे कि मुगलों ने इस देश के ऊपर जब आक्रमण किया तो मंदिरों को तोड़ा और बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया और हिंदुओं का कत्लेआम किया, और उसकी आंख से कान से हम लोगों ने बांग्लादेश में और पाकिस्तान में देखा, जहां 22% थे वहां 6-7% आ गए, और हिंदुस्तान में जहां ये 7% थे, ये कहते हैं कि हम 20% हो गए। और इन्हीं के कौम के आजम खान ने कभी कहा था कि भारत माता डायन है, तो किसी समाजवादी पार्टी ने विरोध इसका नहीं किया था। ओवैसी के बेटे जो विधायक है अमिताभ जी, हैदराबाद में एक सम्मेलन में पिछले साल कहा कि अगर यहाँ की पुलिस को 1.5 घंटे के लिए हटा दिया जाए तो हम यहाँ के हिंदुओं को औकात पर ला देंगे। हमारा कहना यह है कि और आप देखिए इस समय जो अभियान चल रहा है, बड़ा खतरनाक अभियान चल रहा है साहब जी, इसको जोड़िए उससे जो खतरनाक चल रहा है। मनुष्यों के हमारे आपके खाद्य पदार्थों में और जूस में मानव अपशिष्ट और उसमें पेशाब और थूक मिलाया जा रहा, 1-2 नहीं सैकड़ों चला। और जानते इस समय अभियान क्या चला? संविधान बचाओ, राष्ट्र को मजबूत करने वालों का ट्रैक पर कहीं लोहा, कहीं पत्थर, कहीं पेड़, कहीं और। ये तो गनीमत बनाई है उत्तर प्रदेश में कि योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, राष्ट्र विरोधी काम करोगे बुलडोजर तक चल जाएगा, जेल की हवा ऊपर से खाओगे, तब ये हालत है। सोचिए आज अगर दिल्ली के छीके भाग टूटे, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या होती, तब हम आप चैनल पर क्या करते, और तब कल्पना करिए जो ये हवा महल देख रहे हैं तब क्या होता। और दूसरी बात, इस तरह के बयान देने वाले लोग मुसलमानों के कतई हितैषी नहीं हो सकते। ये राजनीतिक स्टंट कराया जा रहा है, सोची समझी रणनीति के तहत कराया जा रहा है, और 27 की भूमिका बांधी जा रही है। जी ठीक है ओपी भाई, अभी रुकना होगा मौलाना साहब। ठीक ओपी भाई, अभी रुकना होगा। मौलाना साहब, मुझे एक
कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें मैं देखूं कि को एग्जिस्टेंस मंजूर है, कहीं नहीं मिला मंजूर है। ये बिल्कुल ब्लंट, बिल्कुल वो है, हिमालयन एग्जाम्पल है। पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए? बांग्लादेश के हिंदू कहाँ गए? अफगानिस्तान के हिंदू कहाँ गए? कौन खा गया उनको? इसका कोई उत्तर देगा क्या? कोई उत्तर तो दे ना। छोड़िए सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, कहां गए? पाताल में, नागलोक में? मौलाना साहब कैसे हम मान लें? गारंटी कौन देगा कि कोई एग्जिस्टेंस मान रहे हैं? बोलूं मैं? जी देखिए, मुत्तहिदा अरब इमारात, जिसको वो यूएई कहते हैं, दुबई, शारजाह में अभी चंद सालों पहले एक बहुत आलीशान मंदिर बनाया गया। उस कंट्री में शरीयत लागू है। दूसरी मिसाल आपको ओमान की दे रहा हूँ। ओमान एक अरब कंट्री है जहाँ शरीयत लागू है। उसकी राजधानी मस्कत है और मैंने खुद अपनी आंखों से मस्कत में मंदिर मैंने देखा है। बिल्कुल टी पॉइंट पर, मस्कत की टी पॉइंट पर जो है वो मंदिर बहुत पुराना आबाद है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जब भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ या बांग्लादेश में पूजा के पंडाल तोड़े गए या हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया तो उसकी मैंने भरपूर अल्फाज में मैंने मजम्मत की और अलल-ऐलान मैंने मजम्मत की। मैंने उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन नहीं किया, बल्कि वहां पर ज्यादतियों के बारे में मैंने बात की और हिंदुओं का मैंने समर्थन किया। अब रह गई बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में आज भी गुरुद्वारे हैं और मंदिर हैं। तालिबान की, हमारे भारत सरकार ने तालिबान को कबूल कर लिया, मगर तालिबान को हमने अभी भी कबूल नहीं किया, इसलिए कि वो कट्टरपंथी विचारधारा वाला संगठन है और हमेशा हमने तालिबान की मुखालफत की है, कट्टरपंथी विचारधारा की बात की ही है। और इसका जो मुर्द इल्जाम हमने हमेशा मुल्ला उमर को ठहराया है। तो भारत सरकार चाहे वो अपना नजरिया बदल ले, अपनी पॉलिसी बदल ले और पर्दे के पीछे से मुलाकातें दोहा में वो करते रहे तालिबान से, वो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मगर तालिबान को हमने ना पहले कबूल किया था और ना आज हम कबूल कर रहे हैं। वहां भी गुरुद्वारा आज भी मौजूद है, मंदिर वहां मौलाना साहब ठीक, वहां जो गुरुद्वारे हैं, वहां जो मंदिर है, वहां कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब जमीन तो रहेगी, जमीन का भाग जाएगी, आदमी कहाँ है? और एक सरल सी बात, समय कम है बाकी मेहमान को लेकिन सरल सी बात पटल पर रख दूं। मैं तो कम समझदार आदमी हूं, छोटी बुद्धि की, मैंने बहुत ज्यादा किताबें तो ग्रंथ पढ़े नहीं। मुझे समझा दो, देश समझ जाएगा। अशोक जी आप भी इस पर चिंतन करना। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी की तरक्की की। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं की आबादी नैनो टेक्नोलॉजी में बदल गई। क्या नैनो पार्टिकल्स में, क्या माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है। बोले यार यहाँ तो 500 हिंदू रहते थे, बोले अब 2 बचे। इसके पीछे कोई तो रहस्य होगा कि रॉकेट साइंस है। भारत में अल्लाह के फजल से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस रफ्तार से आबादी बढ़ी कि नहीं बढ़ी मौलाना साहब? बढ़े ना। और अल्लाह के फजल से हम मान रहे, चलो ठीक है। तो वहां अल्लाह ने फजल क्यों नहीं किया पाकिस्तान में? हिंदू कहां गया? बात इतनी सरल नहीं कि उसको गोल गोल घुमा दें। और आपने जो मंदिरों के उदाहरण दिए मौलाना साहब, बड़े से बड़ा आतंकी भी होता है ना, वो कुछ ना कुछ अपने साथ बवाली आइटम ऐसे रखता है दिखाने के लिए कि देखो हम तो भाई साहब पानी लेते क्या, लेकिन उसके कर्म हमको पता है। मुझे बता दीजिए जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हो दुनिया के भूभाग में, वहां कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा हो, कहीं नहीं चल रहा। जब लंदन में मांग हो रही है कि वी वांट शरिया, अब अंग्रेजों को प्राण सूख रहा है। मौलाना साहब यहां बीज बो के गए थे ना, अब लंदन में प्राण सूख रहा है, प्राण। अभी गिरा गिरा मारा था अंग्रेजों को। और वहां की पुलिस तो, योगी आदित्यनाथ की पुलिस तो है नहीं, वहां की पुलिस तो डंडा रखती है क्या, अब वो भी मारती नहीं, काबू में आ रहा कोई। इसलिए ये सत्य है
इसको झुठला नहीं सकते। यतीमा, दुनिया में कोई भी, भारत छोड़िए, दुनिया में का कोई इलाका मेरी समझ में ऐसा नहीं जहां पहले से रहने वाली प्रजाति से इस्लाम का टकराव नहीं हुआ हो और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश इस्लाम ने नहीं की हो, मुसलमानों ने नहीं की हो कि नहीं इनको हटाओ, इनको ज़िब्ह करो और केवल हम ही रहेंगे। उसका कारण है ना अमिताभ जी, वही उसी तरीके की शिक्षा पद्धति है, यही संस्कार है जिस मजहब ने लगातार यही किया है। भारत में आप देख लीजिए, भारत में अभी मौलाना साहब मंदिरों की बात कर रहे थे, कश्मीर में बहुत सारे मंदिर हैं। धारा 370 हटने के बाद कुछ परिदृश्य बदला, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ शंकराचार्य जी का जो आश्रम था उसको सुल्तान टिले में परिवर्तित कर दिया गया। ये भारत में हुआ। और कहीं भी, भारत तो छोड़ दीजिए, भारत तो लगातार संघर्ष करता रहा अपने अस्तित्व के लिए, सनातनियों के साथ तो निरंतर टकराव रहा। और अशोक यादव जी जैसे लोग, सत्ता में के लालची लोग लगातार समझौता करते रहे, कहते रहे नहीं नहीं ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ये हमने देखा, देश बटा, ये 1947 में हमने देखा। एक भी जगह ऐसी नहीं हो सकती जहां इस्लाम की संख्या बड़ी हो, जनसंख्या बड़ी हो, और वहां फिर किसी दूसरी आबादी को, किसी दूसरी संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित होने का समय मिला हो या होने दिया गया हो। होने ही नहीं दिया गया, वही कुचल के रख दिया गया। ये दुनिया का, भारत छोड़ दीजिए, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये दुनिया का इतिहास गवाही दे रहा है, पूरी दुनिया का इतिहास गवाही दे रहा है कि जहाँ इस्लामिक आबादी बढ़ी। अशोक जी ठीक है, ये तो समय कम है। अशोक जी एक छोटा सा सवाल है, क्या आप लोगों को कभी लगता है कि ऐसा न हो कि किसी दिन वो कहते कि नहीं भाई ये पिछड़ा भी हटो, दलित भी हटो, क्या क्योंकि पिछड़ा हो, दलित हो, कोई नाम दे दो उसको, आदिवासी कुछ कहो, है तो दो ही पहचान है भारत में, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, मान लो बड़ी आबादी तो दो ही है क्या। फिर यादव क्यों को नेतृत्व क्यों, महबूब अली कहेंगे हम क्यों नहीं, इसकी कोई संभावना देख रहे हैं। मान लो 27 में आपने क्रांति फतेह कर लिया उत्तर प्रदेश, फिर भी कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन महबूब अली को लगेगा नहीं गुरु अब अपनी ताकत पर्याप्त हो गई, बोले भाई अशोक जी आप हटो, अब हम बैठेंगे। नहीं जी देखिए, हमारी पार्टी में विवाद को कभी तवज्जो नहीं दी गई। हमारे पार्टी में हर धर्म के लोग हैं, ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, फॉरवर्ड भी हैं, सब लोग हैं। तो हमारे यहाँ जातिगत आधार पे चीजें नहीं की जाती हैं। दूसरी बात, अभी तमाम बातें हुई, उन्होंने कहा कि ओपी सिंह जी ने कहा कि फला धर्म के लोग बढ़ जाते हैं तो बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार होता है। इन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, अयोध्या में जो राम मंदिर में काम करने वाली दलित समाज की बेटी थी, उसका बलात्कार करने मुगल आए थे क्या ओपी सिंह जी? उसका बलात्कार किसने किया? यही भारतीय जो रहने वाले लोग हैं वो अयोध्या में, अब आपको पता होगा किस दल से जुड़े हुए लोग थे जो उस दलित बेटी के साथ बलात्कार किए। आप पहलवान बेटियों की यौन शोषण करने वाले मुगल आए थे क्या? तो आप देखिए, इसी देश में वो दलित समाज की बेटी भी हिंदू है, पहलवान बेटियां भी हिंदू हैं, और उनका यौन उत्पीड़न और बलात्कार करने वाले लोग कौन है आपको पता है? आप लोगों ने अयोध्या में अमिताभ जी ने एक फाल्स नैरेटिव चलाया। जो इसके पहले जो बलात्कार की घटना हुई थी उसमें सपा का नाम जोड़ा गया, मोहित खान का नाम जोड़ा गया, और आज डीएनए की रिपोर्ट आई, आप देखिए क्या है उसमें। डीएनए की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि मोहित खान से कोई मैच ही नहीं कर रहा, उनका नौकर कोई राजू था, उससे उसका डीएनए मैच हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार सवाल उठाया डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि न्याय हो। तब यही मीडिया के लोग और भाजपा के लोग कहते थे, अरे अब अखिलेश जी जो डीएनए टेस्ट की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक फाल्स नैरेटिव चलाया जाना इस देश में और इस प्रदेश में अगर कोई सीखे तो भाजपा से सीखे, लेकिन की जनता अमिताभ जी 2024 4 जून को ये ट्रेलर दिखा चुकी है योगी जी को कि योगी जी विदाई के समय आ गया है और झोला बस्ता अपना बांध लीजिए, क्योंकि पीडीए जागरूक हो गया अमिताभ जी, पीडीए जान रहा है योगी जी उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। योगी ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है। अरे अशोक जी रुकिए भाई, ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि आप अपना बस्ता बांध लीजिए क्योंकि पीडीए जाग गया है। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी 2-3 बातें इस डिबेट में आई कि सीरिया में ये हो रहा है, लेबनान में ये हो रहा, अफगानिस्तान में ये हो रहा, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा? पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जा रही थी उसको तोड़ दिया गया। आवाज आप बढ़ा नहीं सकते,
और किस प्रकार से वहां घटना घटी है। सारे जो ये संविधान के मानने वाले हैं चुप रहे। कर्नाटक में गणेश जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, सारा विपक्ष संविधान बचाओ चुप रहा। और कर्नाटक में जो ये आरक्षण की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, वहां ओबीसी को जितने % का लाभ है उसमें मुसलमानों को घुसा दिया गया कि अब ओबीसी नहीं अकेले लाभ लेगा, इसका लाभ मुसलमान भी लेगा, आप भी जानते हो। और जिस ये अयोध्या की बात कर रहे हैं, नवाब सिंह यादव का अखिलेश यादव ने ही तो सवाल उठाया था कि डीएनए कराया जाए। पहले तो बोला समाजवादी पार्टी का ही तो उसका डीएनए कराएगा, डीएनए आ गया। आप ये बताइए कि इनको अयोध्या में निषाद की 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो डीएनए नहीं, वो पीडीए नहीं थी। इनकी परिभाषा संविधान की, आरक्षण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की, और यहां तक कि अपराध के भी ग्रामर है। अगर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अपराध होता है उसका फार्मूला दूसरा है। अगर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में, तमिलनाडु में होता है उसका फार्मूला दूसरा है, उसका जो है संविधान दूसरा है, उसका संविधान दूसरा है। मैं तो ये कहता हूं कि अशोक यादव, अगर आप कहते हो कि हमारी पार्टी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, तो जो इस तरह के जज्बात आ रहे हैं, अफजाल अंसारी के आ रहे हैं, महबूब अली के आ रहे हैं, और तमाम जो हरकतें हो रही है, आपने कब खंडन किया? आपका कब ट्विटर बोला? आपने कब कहा कि मैं इसका खंडन करता हूं, निंदा करता हूं? क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर वो हिम्मत और कलेवर नहीं। कहीं हमारा भाईजान नाराज ना हो जाए, हमारे वोट कम ना हो जाए, ठीक है, उसका जो माना था 24 में कहीं वो कम ना पड़ जाए, इसलिए आपके अंदर राष्ट्रीय भावना का समाप्त हो चुका है और आप बोलने की हैसियत में नहीं हो। ठीक, ओपी सिंह जी। ओपी सिंह जी ने अपनी बात रखी। अशोक यादव जी ने उनसे पहले अभी जब बोल रहे तो एक बात कही थी कि फला जो रेप हुआ, फला जो कत्ल हुआ, वो मुगल करने आए थे। ये तर्क ठीक नहीं, खतरनाक तर्क है। ये तर्क हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता। मुगल छोड़िए, मुगलों के भी जो से ज्यादा बवाली थे वो अब्दाली थे। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा, वो खिलजी थे, वो मुगलों के से भी डबल डोज थे। मौलाना साहब गलत कौन टोक देना। मुगल अगर इतने बवाली थे तो वो कंप्लीट इतने बवाली थे क्या? अशोक जी, अगर आपने उस दौर के इतिहास को ध्यान में रखा होता तो आप ये कहने का वो कभी प्रयोग नहीं करते ऐसी बात। अपराध मुक्त समाज दुनिया में कभी नहीं रहा, लेकिन हजारों महिलाओं को एक साथ जिबह कर देना, उनका यौन शोषण करना, और हजारों महिलाएं उस दर्श से बचने के लिए जलती आग में कूद जाएं, उसको आप किसी एक बलात्कार से कंप्लीट करेंगे और कहेंगे मुगल आए थे? क्या आप मुगलों को क्लीन चिट देना चाहते हैं? क्या आप अब्दाली और खिलजी को क्लीन चिट देना चाहते हैं? ऐबक को, तुगलक को? अब कहां हो रहा है जौहर? कहां हो रहा है हिंदुस्तान में जौहर? तब हुआ ना। क्या महिलाएं लाद कर नहीं ले जाई गई माल असबाब की तरह? मौलाना साहब आप तो आलिम हैं। ले जाई गई ना पशुओं की तरह? किस लिए ले जाई गई? किस लिए ले जाई गई? उसकी तुलना आज से करेंगे। हम क्या कहना चाहते हैं? हम खिलजी को इसलिए क्लीन चिट देना चाहते हैं कि आज अयोध्या में एक रेप हुआ है। कैसी मानसिकता है हमारी? हम कहां जाना चाहते, देश को ले जाना चाहते हैं? और छोड़िए, जब देश बटा तो किस ढंग से गाड़ियों में लाशें आई मौलाना साहब? ये तो हमने आपने नहीं देखा, लेकिन हमारे पिताजी ने तो देखा। इतनी पुरानी बात तो है नहीं अशोक जी। इसलिए इसको इतना सरलीकरण मत करो भाई मेरे। मैं प्रार्थना करूंगा, चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन ये ना कहिए कि वहां देखो गिरे, मोबाइल छीन लिया, फलाने का मुगल छीन ले गए। नहीं, ये तो अल्लाह ठीक नहीं।
मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया वो जब तक समय रहेगा तब तक भूला नहीं जा सकता। एक बात शहाबुद्दीन साहब ने कही, मैं उनसे कहूं, शहाबुद्दीन साहब, हिंदुस्तान के 3 मान बिंदु थे, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, जो उसकी आत्मा के केंद्र थे, अयोध्या, मथुरा और काशी। वो औद्योगिक केंद्र नहीं थे, वहां माल नहीं था, वहां राजा भी नहीं बैठता था, ऐसा नहीं था कि वो हिंदुस्तान की राजधानी थे। सबसे पहले जो आया, मुगल तो बहुत बाद में आए, मुगलों से पहले तो मुगलों के चचा आए थे यहाँ कई बार राउंड। मौलाना साहब, आपको तो पता है ना क्या वो सोमनाथ क्यों गए, अयोध्या क्यों गए, मथुरा क्यों गए? पिकनिक मनाने गए थे। उनको पता था ना कि यहां ध्वंस करेंगे तो भारत की आत्मा का ध्वंस हो जाएगा। यही था ना? सच्ची बताइएगा मौलाना साहब, यही बात थी ना? क्यों गए थे वहां? पिकनिक करने तो गए नहीं थे, और ना वहां आवे जमजम बांटने गए थे, ना कौमी एकता सम्मेलन करने गए थे वहां। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? गलत कहूं तुरंत टोक दीजिएगा। केशवराय के मंदिर का ध्वंस हुआ मथुरा में, कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण के मंदिर का। उनकी जो मूर्ति थी उसको तोड़ा फोड़ा गया, फिर जो उसका वो था उसको ले जाके आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे दफन क्यों किया गया? उसके पीछे कौन सी मानसिकता थी? सद्भाव की मानसिकता थी, कानून की मानसिकता थी, संविधान की मानसिकता थी, कोएग्जिस्टेंस की मान्यता थी, मानसिकता थी। हम जीती मक्खी नहीं निगल सकते, जो निगल रहे उनको मेरा प्रणाम। लेकिन हम इतिहास को नहीं बदल सकते मित्र। समय के छाती पर लिखे हुए वाक्य बदले नहीं जाते। ये पत्थरों, हिंदुस्तान के पत्थरों पर लिखा है। तब हिंदुस्तान का कोई बड़ा इबादत गाह बता दी, मंदिर बता दीजिए मौलाना साहब, जो सुरक्षित रहा हो। नहीं, जाने दुनिया के किस किस छोर से लोग चले आते थे लुटेरे। नहीं, तब तो गूगल भी नहीं था कि रास्ता देख के आ जा, फिर भी आ जाते थे यहां। वो भाईचारा बांटने तो नहीं आते थे मित्र। अशोक जी, औरतों को भेड़ बकरी की तरह हाँक कर अपने अपने वतन ले गए लोग। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? और वहां जो लड़ने वाले सिपाही थे, बादशाह कहता था, चाहे खिलजी हो चाहे इलजी पिलजी कोई रहो, उनने कहा भाई देखो ये 100 हमारी होगी और बाकी जो 900 हैं ये तुम लोग बांट लो आपस में। ऐसा होता था ना? ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार कह रहे हैं उस समय के, और वो भी मुस्लिम इतिहासकार हैं। स्त्री ऐसे बंटती थी जैसे टॉफी बिस्कुट हो। लड़ाई क्यों थी? फिर अगर कोई ये कहे कि नहीं सनातन से इस्लाम का टकराव नहीं, तो मौलाना साहब ये बात फिर हजम नहीं होती। बहुत अदब से कहूंगा, ये बात मंजूर नहीं। टकराव था, आपको पास लूटी पाट करनी थी तो मुगल पर ही आक्रमण क्यों नहीं कर दिया खिलजी ने? नहीं ना, वहां तो भाईचारा था। क्या रोटी बेटी थी? मुगलों के बादशाहों की लड़कियां वो ले जाते थे डांट टपट के, लेकिन आक्रमण तो नहीं किया ना। आक्रमण अयोध्या पर, मथुरा पर, काशी पर, सोमनाथ पर क्यों? यह बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं महबूब अली व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं मेरे लिए। महबूब अली ने जो विचार की बात कही है वो खतरनाक है। इस देश में अगर इस लक्ष्य के साथ आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि हम सरकार पलट देंगे, तो ये खतरनाक है। इस पर चिंतन होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन चिंतन होना चाहिए। कोई मजहब सिर्फ इसलिए आबादी बढ़ाए कि हम अपना शासन चाहते हैं, तो संविधान का शासन कहां जाएगा? और जो लोग संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं अटारी पर खड़े होकर,
उनको भी कुछ बोलना चाहिए कि शरिया का शासन और संविधान का शासन एक साथ नहीं चल सकता, दुनिया में कहीं नहीं चला। धन्यवाद। Co-powered by Techno.